Hello students, welcome back to our YouTube channel Zero Station. I am Sneha, your guide and mentor. Hope you are doing well. So let's start our today's class that is about our paper 2 commerce. तो उसमें जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो आपके जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये हर बार यहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज क्लास. तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल. एंड देन परफॉर्मेंस अप्रेजल के क्या हमारे मेथड्स होते हैं, जैसे कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं, कुछ मॉडर्न मेथड्स होते हैं, तो उनको आज हम वन बाय वन ही डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन. तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल होता क्या है. परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब है कि हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं इवेल्युएट एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने का मतलब है कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हैं, क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या उनकी वीकनेस है, कहां पर उन्हें ट्रेनिंग की नीड्स है. तो हम यही चीजों को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, जिस वजह से ही हम उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने का काम करते हैं, जिसे ही हम परफॉर्मेंस इवेल्युएशन या फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल के नाम से भी जानते हैं. तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है. तो इट रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. कि हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हम उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं कि उन्हें कोई अपने काम को परफॉर्म करते टाइम डिफिकल्टी तो नहीं आ रही, क्या उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ताकि हम क्या कर सके, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड हम कर सकें. तो यही होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल. देन अब परफॉर्मेंस अप्रेजल की नीड ही क्या है कि क्यों हम परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करें एम्प्लॉइज की. तो कुछ हमारी इंपॉर्टेंट नीड्स रहती है कि जैसे हम क्या करना चाहते हैं, फीडबैक प्रोवाइड करना चाहते हैं अबाउट द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ द एम्प्लॉइज की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है उनकी, कहां पर उन्हें जरूरत है कि उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, या फिर कहां पर उन्हें क्या है वेस्टेज ज्यादा हो रही है रिसोर्सेज की. तो हम यहाँ पर इवेल्युएट कर रहे हैं परफॉर्मेंस ताकि उनका एक प्रॉपर फीडबैक हम प्रोवाइड कर सकें. तो नेक्स्ट आता है हमारा टू आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड्स, कि हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि हमें कोई ट्रेनिंग की जरूरत तो नहीं है एम्प्लॉइज के लिए. तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है. नेक्स्ट है टू रिवॉर्ड गुड परफॉर्मेंस, कि हम गुड परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड करना चाहते हैं कि अगर हमारा कोई एम्प्लॉय अच्छे से परफॉर्म कर रहा है तो क्यों ना उसको हम रिवॉर्ड दें, ताकि वो क्या हो, मोटिवेट हो, दोबारा उस काम को वो अच्छे से करे और ज्यादा वो एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में अपने काम को परफॉर्म करे. तो इस वजह से ही हम उसको रिवॉर्ड देना चाहते हैं फॉर द गुड परफॉर्मेंस. नेक्स्ट है टू प्लान फॉर प्रमोशन एंड करियर प्रोग्रेशन एंड देन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज, कि हम प्लान करना चाहते हैं कि जो एम्प्लॉइज हैं उनके करियर को कैसे प्रोग्रेस करा जाए, कैसे उनके लिए डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजीज लेके आई जाए, या फिर कैसे उनको प्रमोट करा जाए अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. तो यही होता है हमारा नीड की हमें परफॉर्मेंस जो अप्रेजल है उसकी नीड ही क्यों पड़ती है. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रोसेस, कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है उसकी प्रोसेस क्या होती है, क्या क्या उसके हमारे स्टेप्स होते हैं. तो फर्स्ट हमारा स्टेप रहता है जो एस्टैब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, परफॉर्मेंस के कुछ स्टैंडर्ड सेट करेंगे. स्टैंडर्ड का मतलब है कि हम यहाँ पर एक क्राइटेरिया को सेट कर रहे हैं अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड, कि जिसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे. तो उसके लिए हम पहले ही एक क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं. तो ये है हमारा पहला स्टेप. नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कम्युनिकेटिंग द स्टैंडर्ड टू द एम्प्लॉइज, कि हम क्या करेंगे, अब हमने स्टैंडर्ड तो सेट कर लिए, क्राइटेरिया तो बना लिया, लेकिन उस क्राइटेरिया को हमें बताना भी तो पड़ेगा एम्प्लॉइज को, कि तभी तो वो उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अपने काम को परफॉर्म कर पाएंगे. तो अब नेक्स्ट स्टेप है कि कम्युनिकेट करेंगे हम स्टैंडर्ड को, क्राइटेरिया को टू द एम्प्लॉइज. ये हमारा सेकंड स्टेप है. नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि अब हम क्या करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने का काम करेंगे, कि अब हमने उनको क्राइटेरिया बता दिया तो अपना वो काम परफॉर्म करना शुरू करते हैं. तो अब यहाँ पर हम उनकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है कि उन्हें क्या क्या वो अपने काम को किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, तो अब हम उसको ही मेजर करने का काम करते हैं. अब नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ स्टेप है वो यह है कि कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड, कि जो अब हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस थी एम्प्लॉइज की उसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड के साथ, कि जो हमने क्राइटेरिया सेट करा था क्राइटेरिया के साथ हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करेंगे, कंपेयर करने का काम करेंगे. अब नेक्स्ट जब हम कंपेयर करेंगे
तो कुछ हम एनालाइज करेंगे डेविएशन का कि क्या कुछ कमियां रह गई कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट करे थे उसके अकॉर्डिंग हमारा काम किया गया है या फिर नहीं किया गया। अब एनालाइजिंग द डेविएशन में हमारे टू टाइप्स की डेविएशन हो सकती है, एक पॉजिटिव हो सकती है, एक नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट करा था उससे ज्यादा एम्प्लॉइज ने अचीव करा, कि उससे ज्यादा अपनी परफॉर्म उन्होंने काम को करा। जबकि नेगेटिव डेविएशन कि जितना उनको स्टैंडर्ड दिया गया था उससे उन्होंने कम काम परफॉर्म करा। तो ये हमारे दो तरीके की डेविएशन होती है और इनको एनालाइज करना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तब ही उसे पता चलेगा कि जो एम्प्लॉइज हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं या फिर वो नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा था फिफ्थ स्टेप। देन हम क्या करेंगे, कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे और हमारे रिजल्ट्स लेकर आएंगे कि हमने डेविएशन को एनालाइज कर लिया, अब कुछ हम रिजल्ट्स निकालेंगे कि क्या हमें अब करना चाहिए कि एम्प्लॉइज की जो भी हमने परफॉर्मेंस को इवेलुएट करा तो अब हमें पता लग जाएगा कि उनको ट्रेनिंग की नीड है या फिर उनको ट्रेनिंग की नीड नहीं है। तो ये था हमारा सिक्स्थ स्टेप। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आएगा वो है टेकिंग द करेक्टिव एक्शन। ये अब हम क्या करेंगे, कुछ हम करेक्टिव एक्शन लेने का यहाँ पर काम करेंगे। अब करेक्टिव एक्शन का मतलब है कि अब जहां पर हमारी कमियां रह गई हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इवेल्युएशन में, अब हम उन कमियों को दूर करने का काम करेंगे। तो ये थे हमारी कंप्लीट प्रोसेस जो हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करी। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स क्या होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के। अब कुछ हमारे पास 4 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं जो परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम लेकर चलते हैं। फर्स्ट आता है इसमें अप्रेजर। अप्रेजर का मतलब है कि ऐसा पर्सन जो आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेगा, जो आपकी परफॉर्मेंस को चेक करेगा। ये आपका कोई सुपरवाइजर हो सकता है या फिर किसी हम एक्सपर्ट को भी हायर कर सकते हैं एज अ अप्रेजर। तो यही होता है अप्रेजर। नेक्स्ट आ जाता है अप्रेजी। अप्रेजी मतलब जिसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जा रहा है। यहाँ पर हमारी किसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहे हैं, हम हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उनकी परफॉर्मेंस को ही हम इवेल्युएट कर रहे हैं, तो जिस वजह से उन्हें हम बोलते हैं अप्रेजी। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा अप्रेजल मेथड। ये 4 कंपोनेंट है, थर्ड कंपोनेंट इसमें है कि क्या मेथड का यूज करेंगे हम अपने एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को अप्रेज या फिर इवेल्युएट करने के लिए। अब कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे, कुछ ट्रेडिशनल मेथड होते हैं, कुछ मॉडर्न मेथड्स होते हैं। तो अब उनमें से हम किस मेथड का यूज कर रहे हैं हमारे एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए। तो ये है हमारा थर्ड कंपोनेंट। नेक्स्ट आ जाता है आउटकम कि अब हमारा रिजल्ट क्या होगा, कुछ हमारी आउटकम्स भी आएंगी। तो ये परफॉर्मेंस जो अप्रेजल है उसके 4 कंपोनेंट में 4 हमारे कंपोनेंट होते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कुछ हमारे मेथड्स होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के या परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के। अब इसमें 2 टाइप्स के मेथड होते हैं, कुछ ट्रेडिशनल है, कुछ हमारे मॉडर्न है। तो अब हम उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स में फर्स्ट मेथड आता है जो वो रहता है हमारा रैंकिंग का मेथड। अब जो हमारा रैंकिंग का मेथड है उसमें हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉइज को रैंक कर रहे हैं फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट। कि हम क्या करते हैं एम्प्लॉइज की रैंकिंग देंगे अब कि कौन सा एम्प्लॉय बेस्ट अपने काम को कर रहा है और कौन सा एम्प्लॉय बहुत ज्यादा वेस्टेज कर रहा है रिसोर्सेज की और टाइमली अपने काम को परफॉर्म नहीं कर रहा या फिर वो एफिशिएंट या इफेक्टिव वे में अपने वर्क को परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो अब हम एम्प्लॉइज की रैंकिंग असाइन करेंगे कि ये एम्प्लॉय की 1 रैंकिंग है या फिर इसकी 2 रैंकिंग है। अब हम यहाँ पर उनकी रैंकिंग, ताकि अब हम उनको क्या कर सके, उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सके। तो यही है हमारा फर्स्ट रैंक मेथड। अब इसमें हम क्या करते हैं, मल्टी पर्सन इवेल्युएशन मेथड होता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पर्सन आपको इवेल्युएट करेगा आपकी परफॉर्मेंस को। यहाँ पर मल्टी पर्सन कि आपका सुपरवाइजर भी हो सकता है या कुछ हम एक्सपर्ट्स भी लेके आ सकते हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पेयर्ड कंपैरिजन या फिर इसे रिलेटिव रैंकिंग मेथड भी बोला जाता है। पेयर्ड कंपैरिजन की मतलब अब यहाँ पर एम्प्लॉइज को कंपेयर किया जाएगा विद ईच अदर इन पेयर्स। कि हम क्या कर रहे हैं, एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय के साथ कंपेयर करेंगे पेयर में। कि जैसे हम एग्जांपल लेकर चलते हैं कि एक ए नाम का एम्प्लॉय है और है बी सी डी हमारे एम्प्लॉइज। अब हम ए जो नाम का एम्प्लॉय है उसको कंपेयर करेंगे पेयर में, किसके साथ, बी के साथ। कि अब हम ए को कंपेयर करते हैं बी के साथ कि कौन सा एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देन हम ए को सी के साथ करेंगे, देन हम डी के साथ। तो ऐसे हम मल्टीपल टाइम्स एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉयज के साथ पेयर्स में कंपेयर करेंगे। और अब हम कैसे लगाएंगे यहाँ पर पता कि कोई एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा है या फिर वो वर्स्ट परफॉर्म कर रहा है। तो अब जितना ज्यादा उसकी रैंकिंग बेटर होगी एज कम्पेयर टू अनदर एम्प्लॉयज, तो अब हमें पता चल जाएगा कि जो ए नाम का एम्प्लॉयज है वो किस से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो यही होता है हमारा पेयर्ड कंपैरिजन कि एम्प्लॉइज को पेयर में कंपेयर करा जा रहा है। तो यही है यहाँ पर, इसके जो नेम से भी हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है हमारा ग्रेडिंग का मेथड। ग्रेडिंग के मेथड से क्लियर है कि हम यहाँ पर एम्प्लॉइज को ग्रेड असाइन कर रहे हैं कि किसी को हमने ए ग्रेड असाइन कर दी, किसी को बी ग्रेड असाइन कर दी, किसी को हमने सी असाइन कर दी। कि जैसे एम्प्लॉइज को ग्रेड असाइन किया जाता है बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस सुटेबल फॉर क्विक एंड इमीडिएट इवैल्यूएशन। कि जो अब इसका जो मेन फीचर है इस मेथड की कि ये सुटेबल है कब, जब हमें इमीडिएट या फिर क्विक हमें एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है, कि हमें रैपिडली उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना है कि वो काम कर भी रहे हैं या फिर वो नहीं कर रहे। तो ये था हमारा थर्ड मेथड, ट्रेडिशनल मेथड है जिसका वो पार्ट। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं चेकलिस्ट मेथड। चेकलिस्ट से नाम से क्लियर है कि हमें यहाँ पर एक चेकलिस्ट या फिर लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट की एक स्टेटमेंट हमने बना दी, उसकी एक हम लिस्ट लेकर चलते हैं। अब उसका हम क्या करेंगे, यूज करते हैं, जिसमें क्या होंगे, कुछ ट्रेड्स होंगे, कुछ क्वालिटीज होंगी और बिहेवियर्स होंगे यूज टू इवेलुएट एम्प्लॉइज। कि हम यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट या फिर एक चेकलिस्ट लेकर चलते हैं जिसके अगेंस्ट हम एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं। उस लिस्ट में हमारे कुछ बिहेवियर मेंशन्ड होते हैं जहां पर हम अदर एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस बिहेवियर व्हिच आर मेंशन्ड इन दैट चेकलिस्ट। तो ये होता है हमारा चेकलिस्ट मेथड। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड। ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड की हमें यहाँ पर एक स्केल का यूज कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक स्केल को ले लिया जो रेट करता है एम्प्लॉइज के ट्रेड्स को कि क्या उनमें क्वालिटीज है, वो पंचुअल है, सिंसियर है या फिर वो नहीं है, कि क्या क्या उनका क्वालिटी वर्क है, कि अपने काम को वो कितना अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। तो अब हम यहाँ पे हमने क्या कर दिया, स्केल में उनको मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर मेन बात आती है कि बोथ पर्सनल एंड जॉब रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स आर टेकन इनटू अकाउंट्स। कि हमें यहाँ पर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी लेकर चलते हैं और जॉब से रिलेटेड। पर्सनल मतलब वो पंचुअल है, सिंसियर है या फिर वो डिसिप्लिन है या नहीं। जॉब से रिलेटेड की वो जॉब को कितने टाइम में परफॉर्म कर रहा है, कितनी वो वेस्टेज करता है रिसोर्सेज की। तो हम जॉब से रिलेटेड और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर दोनों को लेकर चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड का मतलब है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, एम्प्लॉइज को इवेल्युएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल इवेंट्स। कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ क्रिटिकल इवेंट्स हुए थे तो उन इवेंट्स में एम्प्लॉइज ने कैसा बिहेवियर शो किया, कैसा उन्होंने डिस्प्ले किया अपने आप को, तो उसके बेसिस पे ही उनको हम इवेल्युएट करेंगे। तो अब हम इसमें देखते हैं कि जैसे यहाँ पर फोकस होता है की बिहेवियर्स पे या फिर इंसिडेंट जो रेफर करते हैं, हमारा रिफ्लेक्ट करते हैं गुड या फिर बैड परफॉर्मेंस या बिहेवियर। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें क्या हुआ, आग लगी एक दिन। अब आग लगी तो हम क्या करते हैं, अब अपने एम्प्लॉइज के बिहेवियर को चेक करते हैं कि जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आग लगी तो हमारे एम्प्लॉइज ने किस किस तरीके से अपने बिहेव करा। कि जैसे हम डिस्कस करते हैं, हमने कुछ स्टेटमेंट बना दी कि कौन से ऐसे एम्प्लॉइज थे जिन्होंने जब आग लगी एकदम से फायर अलार्म प्रेस कर दिया, और कौन से एम्प्लॉइज थे जिन्होंने बिल्कुल इमीडिएट मैनेजमेंट को इसके बारे में जाकर वार्निंग बताई कि हाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आग लग चुकी है, और कौन से एम्प्लॉइज थे जो बिल्कुल डर गए, वो भाग गए हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर। तो हम यहाँ से एक अंदाजा लगाएंगे उनकी परफॉर्मेंस के बारे में कि कौन से ऐसे एम्प्लॉइज थे जिन्होंने सच में हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया उस क्रिटिकल इवेंट में, और कौन ऐसे एम्प्लॉइज थे जो सिर्फ अपने आप के बारे में सोचते हैं, जिनका क्या था, एक तरह का सेल्फिश एटीट्यूड था। तो अब हम यहाँ से क्रिटिकल इंसिडेंट लेकर चलेंगे, वहां पर उन एम्प्लॉइज की क्या क्या बिहेवियर रहा था, क्या उन्होंने परफॉर्मेंस को इवेलुएट करा था। तो अब हम वहां पर यही चेक करते हैं। तो ये था हमारा क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे फील्ड रिव्यू मेथड। फील्ड रिव्यू की मतलब हम एम्प्लॉइज को फील्ड पर जा जाकर रिव्यू कर रहे हैं। कि इसमें क्या होगा, एक जो सुपरवाइजर होगा उसको इंटरव्यू किया जाएगा, किसके द्वारा, जो एचआर डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट होगा उसके द्वारा इसको इंटरव्यू किया जाएगा। अब जैसे कोई एम्प्लॉइज है, ए नाम का एम्प्लॉइज है, उसका कोई सुपरवाइजर है बी नाम का। अब उस बी नाम के सुपरवाइजर को एक जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट है उसको वो इंटरव्यू करेगा। इंटरव्यू में अपने एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी उनके क्वेश्चंस होंगे वो उनसे पुट करेगा। वो क्वेश्चंस किस तरीके से हो सकते हैं कि जो आपका एम्प्लॉय है किस तरीके से काम करता है, वो टाइमली अपनी जॉब को परफॉर्म करता है या नहीं, वो डिसिप्लिन है या नहीं। तो मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि जो हमारा सुपरवाइजर होगा किसी एम्प्लॉय का, तो उसके एम्प्लॉय से रिलेटेड उस सुपरवाइजर से ही हम क्वेश्चंस पुट करेंगे। और वो कौन करता है, एचआर डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट करता है। अब नेक्स्ट हमारा जाता है फोर्स्ड चॉइस मेथड। एक नेक्स्ट होगा हमारा फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन। कई स्टूडेंट्स इनमें कंपैरिजन में क्या होते हैं, कई बार कंफ्यूज होते हैं, वो उनको सेम मान के चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फोर्स्ड चॉइस मेथड अलग होता है एंड देन फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हमारा अलग होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये फोर्स्ड चॉइस मेथड होता क्या है। फोर्स्ड चॉइस का मतलब कि हमारे जो भी इवेल्युएटर होगा, जो भी अप्रेजर होगा, हम उसको फोर्स करेंगे कि आपको इन जो स्टेटमेंट है, इन बिहेवियर्स है,
उनमें से ही चूज करना होगा। ऐसा नहीं कि कुछ अपना क्या कर रहे हो, पर्सनल ओपिनियन दे रहे हो, कुछ अपने क्या कर रहे हो, फेवर कर रहे हो कुछ थॉट्स को, ऐसा नहीं होने वाला यहाँ पर। तो अंडर दिस द इवेल्युएटर, जो मैनेजर हो सकता है या कोई सुपरवाइजर हो सकता है, हैज टू सेलेक्ट फ्रॉम अ सेट ऑफ गिवन स्टेटमेंट, कि उसे कुछ गिवन स्टेटमेंट के सेट में से सेलेक्ट करना होगा जो बेस्ट फिट करता है एम्प्लॉइज के बिहेवियर को या फिर उसकी परफॉर्मेंस को। कि हमने कुछ बिहेवियर असाइन कर दिया उसको, अब उसको बताया गया कि आपको इन बिहेवियर्स में से ही एम्प्लॉइज की बिहेवियर से रिलेटेड चूज करना होगा। तो अब उसको फोर्स किया जाएगा कि वो क्या करे, इसमें से ही चूज करे। अब उसके पास क्या होगी, कोई फ्रीडम नहीं होगी टू रेट एन एम्प्लॉय बेस्ड ऑन देयर पर्सनल ओपिनियन, कि वो अपना कुछ पर्सनल ओपिनियन नहीं दे सकते। तो जिसका मतलब ये है कि ये जो मेथड है ना, वो सब्जेक्टिविटी को खत्म कर देगा। कि सब्जेक्टिविटी का मतलब हम खुद के पर्सनल ओपिनियन, हमारी खुद की थिंकिंग के बेसिस पे कुछ फेवर कर रहे हैं किसी को, तो ये होता है सब्जेक्टिविटी। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी आ जाएगी कि हम कोई बायसनेस का यूज नहीं कर रहे, तो यही होता है फोर्स्ड चॉइस मेथड। अब हमारा नेक्स्ट मेथड आ जाता है जो है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसे कुछ अनदर नेम से भी जाना जाता है, जैसे रैंक एंड यैंक मेथड होता है, एंड देन क्या होता है, स्टैक रैंकिंग मेथड होता है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एम्प्लॉइज को रैंकिंग असाइन करते हैं, किसके बेसिस पे, जो एक फिक्स्ड कैटेगरीज में होती है। कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ रैंक असाइन करेंगे, एक हमने कैटेगरीज फिक्स कर दी, उसमें ही हम रैंक को असाइन करने का काम करते हैं। अब इस मेथड को एक और नाम से जाना जाता है, कि जैसे इसे हम बेल कर्व मेथड भी बोलते हैं या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी बोलते हैं। अब इसको ये मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अज्यूम किया जाता है जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है वो फॉलो करती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर आपको नहीं पता तो हम बता देते हैं आपको कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है, ये बेल कर्व शेप का होता है। कि जैसे आपने टेम्पल्स में देखा होगा, हमारी बेल है, घंटी वगैरह टंगी होती हैं, तो आप इस ही शेप की होती है वो, कि यहाँ पर हमारे जो मीन मोड मीडियन है वो तीनों इक्वल होते हैं। ये तो चलो हमारा स्टैटिस्टिक का पार्ट आ जाएगा थोड़ा, तो वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जिसे हम बेल शेप कर्व भी बोलते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस है वो इस ही डिस्ट्रीब्यूशन में फॉलो करती है। कि जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल लेके चलते हैं कि जो हमारे 20% एम्प्लॉइज है ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक्सीलेंट से ज्यादा है उनकी परफॉर्मेंस। एंड देन हमारे क्या है, कुछ जो एम्प्लॉइज है उनके 40% ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो एवरेज से ज्यादा काम कर रहे हैं, कि हमने उनको एवरेज रैंकिंग असाइन की हुई है, या फिर 30% अबव एवरेज है, कि वो एवरेज से हमारे क्या है, कुछ ज्यादा काम करते हैं। एंड देन 10% से ज्यादा हमारे पुअर एम्प्लॉइज हैं जो वेस्टेज कर रहे हैं रिसोर्सेज की, कोई टाइम पे काम नहीं कर रहे हैं। तो यही है कि हमने क्या कर दिया, उनको एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में उनकी एम्प्लॉइज की जो परफॉर्मेंस है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यही होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारे लास्ट जो ट्रेडिशनल मेथड का पार्ट है, एसए मेथड या फिर फ्री फॉर्म मेथड। एसए मेथड का मतलब है कि यहाँ पर जो सुपरवाइजर है राइट, अब ऐसे क्या मतलब क्या है कि हम कुछ राइट कर रहे हैं पैराग्राफ की फॉर्म में, कि यहाँ पर राइट करेगा सुपरवाइजर अबाउट द एटीट्यूड, बिहेवियर या फिर एम्प्लॉइज ऑन जॉब इन एन एसए फॉर्म। कि यहाँ पर जो हमारा सुपरवाइजर होगा एम्प्लॉय के बिहेवियर के बारे में, कि एम्प्लॉइज का कैसा बिहेवियर है उसके बारे में वो एक एसए की फॉर्म में कुछ वो उसके बारे में लिखेगा। अभी यहाँ पर मेन आता है कि ये नॉन क्वांटिटेटिव मेथड होता है। नॉन क्वांटिटेटिव मतलब हम यहाँ पर कुछ डाटा का, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज का यूज नहीं करते हैं, हम क्वालिटेटिव जजमेंट का यूज करते हैं यहाँ पर। कि वो अपने खुद के बेसिस पे, खुद की जजमेंट होगी, उसके बेसिस पे ही डिसीजन देगा एम्प्लॉइज का बिहेवियर कैसा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो यही हमारा जो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेथड है, एसए फॉर्म या फिर उसको फ्री फॉर्म मेथड भी हम बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये इमीडिएट जो सुपरवाइजर होता है एम्प्लॉय का, वही ये परफॉर्मेंस को इवेलुएट करता है। यहाँ पर जो मेन बात है कि यहाँ पर बायसनेस हो सकती है। बायसनेस का मतलब है कि यहाँ पर जो हमारा सुपरवाइजर होगा वो किसी एम्प्लॉय को फेवर कर सकता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, जबकि जो रियलिटी में अच्छा परफॉर्म करता था उसको उसने बता दिया कि ये तो अच्छा परफॉर्म ही नहीं करता। क्योंकि अब क्या कर रहा है, वो एक एसए की फॉर्म में उनके बारे में लिख रहा है कि हाँ ये एम्प्लॉय का बिहेवियर ऐसा है, इस एम्प्लॉय का बिहेवियर ऐसा है। तो ये था हमारा 10th मेथड जो था एसए या फिर फ्री फॉर्म मेथड। अब नेक्स्ट हमारे कुछ आ जाते हैं मॉडर्न मेथड्स। तो हम इन मेथड्स को अब डिस्कस करके चलते हैं। तो फर्स्ट इसमें आता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसको हम एमबीओ के नाम से भी जानते हैं। अब इस मेथड को किसने डिफाइन करा था, पीटर एफ ड्रकर थे जो हमारे एक बहुत फेमस ऑथर हैं, ये उन्होंने इसको डिफाइन करा था 1954 में। कौन सी बुक थी उनकी, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट।
कि उनकी जो बुक का नाम था वो था प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। उन्होंने इस बुक में ही जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव मेथड है, मॉडल मेथड परफॉर्मेंस अप्रेजल का, उन्होंने इसको इसमें डिफाइन करा था। अब नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है, कि इसमें जो सुपरवाइजर है या फिर सबऑर्डिनेट है वो जॉइंटली मतलब टुगेदर होकर डिफाइन करते हैं अपने कॉमन गोल्स को एंड आल्सो डिफाइन द रिस्पांसिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट। कि अब क्या करा, जो हमारे एम्प्लॉइज थे, हमारी मैनेजमेंट थी, दोनों ने मिलकर यूनियन स्ट्रेंथ को फॉलो कर उन्होंने क्या करा, कुछ कॉमन गोल को अपना डिसाइड कर लिया। अब उन कॉमन गोल्स को क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फिक्स कर दिया कि हाँ आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी एंड देन आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, और हमने उनकी अकाउंटेबिलिटी या फिर आंसरेबिलिटी को भी फिक्स कर दिया। अब ताकि हम क्या कर सके कि हमारे जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं उनको हम अचीव कर सकें। तो यही होता है हमारा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव है, मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज मिलकर कॉमन ऑब्जेक्टिव को या फिर गोल्स को सेट कर रहे हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इंडिविजुअल उसको भी फिक्स करने का काम यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है 180 डिग्री अप्रेजल मेथड। अब इस मेथड को बोला जाता है एक और नाम से, जिसको बोलते हैं हम सेल्फ अप्रेजल। सेल्फ अप्रेजल की मतलब हम खुद से ही अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर रहे हैं, खुद ही अपनी परफॉर्मेंस को अप्रेज कर रहे हैं। कि यहाँ पर क्या होगा, अब एम्प्लॉय ही हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर, तो एम्प्लॉय खुद से अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करता है कि उसे अपनी खुद की स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को जानना है। तो ये होता है 180 डिग्री अप्रेजल मेथड। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 360 डिग्री अप्रेजल मेथड। अब 180 मतलब एम्प्लॉय खुद कर रहा था, अब उसका डबल हो गया, मतलब 360 डिग्री हो गया। अब इस मेथड को दिया था जनरल इलेक्ट्रिक में, जो यूएसए में है कंपनी, इन 1992 में इस मेथड को दिया गया था। अब ये मल्टी रेटर फीडबैक अप्रेजल में सिस्टम है। मल्टी रेटर की मतलब सिर्फ आपको कोई एक सिंगल रेट नहीं कर रहा कि आपकी एम्प्लॉय की क्या परफॉर्मेंस है, यहाँ पर हमारे बहुत सारे रेटर आएंगे, बहुत सारे अप्रेजर आएंगे। अब उसमें फर्स्ट क्या होता है, सेल्फ अप्रेजल। कि सेल्फ अप्रेजल हम खुद तो अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करेंगे ही, एंड नेक्स्ट इसमें सबऑर्डिनेट अप्रेजल, कि जो भी आपका सबऑर्डिनेट है, कि जैसे कोई सुपरवाइजर था, उसकी परफॉर्मेंस को हमें इवेलुएट करना था कि जो सुपरवाइजर है वो अपना काम सही से कर भी रहा है या नहीं कर रहा। इस बारे में क्या बताएंगे कि वो किस तरीके से जो हमारे टास्क है उनको हैंडल करने का काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है सुपीरियर अप्रेजल। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारा सुपीरियर आएगा, कि जो भी सुपरवाइजर था उसका भी कोई सुपीरियर था, तो अब उसमें वो भी उसको परफॉर्मेंस को चेक करेगा। नेक्स्ट आ जाता है पीयर अप्रेजल। पीयर अप्रेजल का मतलब है कि जो एम्प्लॉय, जो सुपरवाइजर जिस पोस्ट पर काम कर रहे हैं, तो उनके साथ वाले जो सेम लेवल पर काम करते हैं वो भी उनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करेंगे। तो अब हमने इन चारों के जो भी इवेलुएशन से परफॉर्मेंस निकल कर आएगी, जो भी बिहेवियर निकल कर आएगा, हम उनको एग्रीगेट कर देंगे और हम एक बार पता लगाएंगे कि सबने मिलकर क्या हमारे को बिहेवियर शो किया है, कि हमारे बिहेवियर जो एम्प्लॉइज हैं उनका कैसा रहता है उनके जॉब के दौरान। तो ये था हमारा 360 डिग्री अप्रेजल का मेथड। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा 720 डिग्री अप्रेजल मेथड। अब ये जो 720 है ये अभी अभी आया था, मतलब अब इसको किसने डिफाइन करा था, कैडबरी है, जो हमारी कंपनी इन अप्रैल 2010 में। अब ये को क्या कहता है कि बेसिकली यहाँ पर 360 डिग्री जो अप्रेजल का मेथड है उसको ही ट्वाइस परफॉर्म किया जा रहा है। इसमें कौन कौन सी चीजें और इंक्लूड हो जाती हैं, कि हमारे जो हमने पहले ही डिस्कस करे अभी 360 डिग्री में सेल्फ अप्रेजल होता है, सबऑर्डिनेट होता है, पीयर अप्रेजल होता है, एंड देन हमारा कुछ सुपीरियर अप्रेजल भी होता है। तो वो तो इसमें आएंगे ही। अब इसमें कुछ और भी हमारे ऐड हो जाएंगे, जैसे कि कस्टमर अप्रेजल, कि जो भी आपके कस्टमर्स हैं अब आपके परफॉर्मेंस के बारे में वो भी हमें बताएंगे। अब नेक्स्ट जैसे कि सप्लायर, की जिनसे हम माल परचेज कर रहे हैं, तो उनसे भी हमने अब जाना कि जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, आपके जब वो साथ डिस्कशन करते हैं कुछ आपके साथ, जब उनकी नेगोशिएशन होती है। नेक्स्ट है वेंडर, कि जिनसे हम माल बेचते हैं, खरीदते हैं, कि जो भी हमारे आगे से आगे हमारे माल को सप्लाई कर रहे हैं, तो उनसे भी हम अपनी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर रहे हैं। एंड देन टीम अप्रेजल। टीम अप्रेजल का मतलब कि जिस भी टीम में हम काम कर रहे थे, तो जितने भी टीम के मेंबर्स थे, अब हम उनसे भी पता लगाएंगे कि हमारा जो भी एम्प्लॉय आपकी टीम में था वो किस तरीके से अपने काम को परफॉर्म करता है। तो ये था हमारा 720 डिग्री का मेथड। अब इसमें जो मेन बात आती है ना, कि क्वेश्चन कहाँ से पुट किया जा रहा है, कि यहाँ पर दो तरीके के हमारे फीडबैक होते हैं, एक प्री अप्रेजल होता है, एक होता है पोस्ट अप्रेजल।
प्री अप्रेजल का मतलब कि अभी हमने परफॉर्मेंस को चेक नहीं किया एम्प्लॉइज की, उससे पहले हम उनको एक फीडबैक देंगे एम्प्लॉइज को, एंड देन परफॉर्मेंस को चेक करने के बाद में उनको फीडबैक दिया जाएगा। ये हमारा अब बहुत अच्छा मेथड है अगर हम कंसीडर करें एज कम्पेयर टू ऑल अदर मेथड, क्योंकि हमने यहाँ पर सारी परफॉर्मेंस जो वैल्यूएशन की टेक्निक हो सकते हैं उनको हमने इकट्ठा कर दिया। जैसे क्या कर हमने कस्टमर से भी जान रहे हैं, हमारे पीयर हैं जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं, सुपीरियर हैं, या फिर जो हमारे सप्लायर हैं, वेंडर्स हैं, तो हम सबसे यहाँ पर जो भी उनका फीडबैक है उसको कलेक्ट कर कर अपने एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने का काम करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल मेथड। अब इसे बार्स के नाम से भी जाना जाता है। अब ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है रेटिंग स्केल का एंड क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड का। कई बार आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो बार्स है हमारा मेथड ट्रेडिशनल नहीं है, ये मॉडर्न मेथड होता है, तो उसमें कौन से दो मेथड का कॉम्बिनेशन होता है? ये एक होता है, जैसे कि आप याद रख सकते हो कि रेटिंग, एक तो हो गया रेटिंग स्केल एंड देन बिहेवियरल एंकर्ड। अब बिहेवियर कहां पर हम चेक करते हैं? क्रिटिकल इंसिडेंट में। अब आप इसको इसके साथ रिलेट कर याद रख सकते हो कि क्रिटिकल इंसिडेंट प्लस हमारा होता है रेटिंग स्केल, तो इन दो मेथड्स का ही ये कॉम्बिनेशन होता है। अब इसमें बहुत क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन हमारी इंक्लूड होती है। ये अब हम क्वांटिटेटिव कैसे कि हम रेटिंग स्केल का यूज कर रहे हैं, क्वालिटेटिव मतलब हम यहाँ पर क्रिटिकल इंसिडेंट कि एम्प्लॉइज का कैसा बिहेवियर रहा था ड्यूरिंग द क्रिटिकल इंसिडेंट्स व्हिच आर हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें हम अब उनको चेक करने का काम करेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हर जो एक पॉइंट होगा हमारे स्केल पर उसको हम एंकर्ड कर देंगे विद द बिहेवियरल स्टेटमेंट कि हमने एक स्केल लिया, वहां पे हमने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए, अब उन पॉइंट्स के साथ हम एंकरिंग कर देंगे कुछ बिहेवियरल स्टेटमेंट की, हम उनके साथ कुछ बिहेवियर को ऐड कर देंगे कि जैसे जिसको हम यूज करेंगे एम्प्लॉय की जो भी परफॉर्मेंस है उनको एवेलुएट करने के लिए। तो यही होता है हमारा बार्स, जिसे हम बोलते हैं बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल मेथड। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं, उनको हम अकाउंटिंग करेंगे। अब उनकी अकाउंटिंग का मतलब है कि उनकी परफॉर्मेंस को, उनका जो भी कंट्रीब्यूशन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में और कितना हमें उनके लिए कॉस्ट को बियर करना पड़ता है, तो वही हम इसमें डिस्कस करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, हम अटेम्प्ट करते हैं टू मेजर द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय, कंपेयर्स कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय विद देयर कंट्रीब्यूशन। कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। कंट्रीब्यूट का मतलब कि कितना उन्होंने एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में काम किया, कितना उन्होंने हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, अगर वो 10% ग्रोथ कर रही थी एक पर एनम, देन वो कब वो कैसे लेके गए 20% ग्रोथ तक। कि जैसे हम यहाँ पर अब इसको कंपेयर करेंगे उनके कंट्रीब्यूशन को किसके साथ, कॉस्ट के साथ। उनकी जो भी कॉस्ट आती है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कॉस्ट का मतलब कि जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनको हमें कितनी सैलरी देनी पड़ती है, देन उनके कुछ ट्रेनिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं। अब हम एक्सेट्रा को कंपेयर करेंगे उनके कंट्रीब्यूशन के साथ। तो यही है उनकी मेन, हम यहाँ पर कि क्या करते हैं इस मेथड में। अब हमें पता चल जाएगा कि हम कितनी कॉस्ट कर रहे हैं और कितना उन्होंने कंट्रीब्यूट करा। अब लगा लो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को पता चल गया कि कॉस्ट को एम्प्लॉइज को संभालने की 1 लाख आई, जबकि उन्होंने कंट्रीब्यूट हमारी ऑर्गेनाइजेशन 50,000 के रूप में किया। तो अब हमें पता चल गया कि नहीं हमारे एम्प्लॉइज सफिशिएंटली अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, तो अब हमें उनको कुछ ना कुछ क्या करना होगा, ट्रीट करना होगा। ट्रीट करने का मतलब है कि अगर उन्हें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है तो हम उन्हें ट्रेनिंग देंगे, फिर भी वो अच्छा काम नहीं करते तो अब हम उनको हमारी ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट कर देंगे, उनको निकाल देंगे। तो ये होता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मेथड। अब कुछ हमारी लिमिटेशन होते हैं जब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, कि जब हमने एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को चेक करा, कुछ हमारे पास कमियां उजागर हो जाती हैं। तो जो हमारी फर्स्ट लिमिटेशन रहती है वो है बायसनेस और पर्सनल प्रीजुडाइस। बायसनेस का मतलब है कि यहाँ पर अप्रेजर होगा, जो हमारा अप्रेजर का मतलब जो परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेगा, जो परफॉर्मेंस को चेक करेगा। अब यहाँ पर उसकी पर्सनल लाइक्स है या फिर डिसलाइक है, फेवरेटिज्म है या प्रीजुडिस होते हैं, वो अफेक्ट कर सकती है रेटिंग को। क्योंकि अगर किसी को एम्प्लॉइज अच्छा लगता था तो उसको तो अच्छी रेटिंग देगा, अगर कोई किसी को एम्प्लॉय पसंद नहीं था तो अब उसको तो बैड रेटिंग मिलने ही वाली है। तो अब यहाँ पर हमारी मेन जो यही आती है कि लिमिटेशन, कि जब हम परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कराते हैं इवेल्युएटर के थ्रू, तो हम यहाँ पर कुछ उनकी बायसनेस, उनका जो पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल प्रेजुडाइस है, पर्सनल लाइक है या फिर डिसलाइक हमारी यहाँ पर अराइज हो जाती है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा
हेलो इफेक्ट एंड देन होता है हॉर्न इफेक्ट। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि ये हेलो इफेक्ट क्या होता है, हॉर्न इफेक्ट क्या होता है। तो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। इजी लैंग्वेज में जैसे हम डिस्कस करते हैं कि हेलो इफेक्ट, हेलो इफेक्ट का मतलब कि जैसे अब हम क्या करते हैं, जब किसी को हेलो करते हैं हम खुश होते हैं, एंड देन जब हम हॉर्न बजाएंगे तो दूसरा हमसे नाराज होगा। कहने का मतलब है कि अब हम यहाँ पर हेलो इफेक्ट में एक ओवरऑल पॉजिटिव इंप्रेशन, अब क्या करा हमने, हेलो मतलब खुश हुए, तो हम क्या करते हैं अब यहाँ पर पॉजिटिव इंप्रेशन बना लिया किसी एम्प्लॉय के बारे में जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वन कैरेक्टरिस्टिक्स, वन क्वालिटी, कि एक एम्प्लॉय में कुछ एक गुड क्वालिटी थी, उसके बेसिस पे एक जो इवेल्युएटर था उसने कंप्लीट उसका ओवरऑल इंप्रेशन बना लिया कि हाँ ये एम्प्लॉय तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छे से अपने काम को परफॉर्म करता है। तो ये होता है हेलो इफेक्ट कि हमने पॉजिटिव इंप्रेशन बनाया है ओवरऑल, जबकि हॉर्न इफेक्ट में हम ओवरऑल नेगेटिव इंप्रेशन बना रहे हैं हमारी एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस से रिलेटेड, कि अब उसने क्या करा, सिर्फ एक बैड कैरेक्टरिस्टिक थी इसमें कि वो डिसिप्लिन नहीं था थोड़ा, लेकिन उसने उसके बेसिस पे उसको कंप्लीटली जज कर दिया कि हाँ ये डिसिप्लिन नहीं है तो काम भी अच्छे से नहीं करता, वेस्टेज कर रहा है, रिसोर्सेज की टाइम पे नहीं है, ऐसा है और वैसा है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक नेगेटिव इंप्रेशन यहाँ पर बना लेते हैं एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस से रिलेटेड। तो जो हमारी एक मेन लिमिटेशन यहाँ पर अराइज हो जाती है जब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल का यूज करते हैं। एंड देन नेक्स्ट आ जाता है हमारी स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग आपको वर्ड थोड़ा सुना सुना सा है कि अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एम्प्लॉइज को जज कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, उनकी एज के बेसिस पे, या फिर रिलीजन है, या फिर वो किस, जैसे कि हम क्या करते हैं कि जैसे कोई एम्प्लॉय था वो किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप का मेंबर था, अब हमारे जो स्पेसिफिक ग्रुप के मेंबर के बारे में हमारे पहले से एक हमारे ओपिनियन था वो थोड़े डिसिप्लिन नहीं है या फिर वो अपने काम को अच्छे से परफॉर्म नहीं करते, वो ग्रुप का मेंबर वो एम्प्लॉय था। अब हमने क्या करा, उस कंप्लीट ग्रुप की जो भी कैरेक्टरिस्टिक थी उसके बेसिस पे हमने इस एम्प्लॉय को जज कर लिया कि अब हमने क्या करा, ये तो एम्प्लॉय उस ग्रुप का मेंबर है तो ये भी वैसा ही होगा जैसे उस ग्रुप के और मेंबर हैं। तो हमने क्या करा, उसकी जो रियल एबिलिटीज थी, रियल क्वालिटीज के बेसिस पे हमने जज नहीं करा, उसको हमने क्या कर दिया, बस एक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे कंप्लीट जज कर दिया कि हाँ वो तो उस ग्रुप का मेंबर है और वो भी ऐसा ही होगा जैसे हमारे वो एम्प्लॉइज हैं। अब इट मे नॉट बी फेयर और ट्रू, कि अब हमने कर तो लिया उसको जज, लेकिन ये ट्रू हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है और ये फेयर भी नहीं होता क्योंकि हमने उसकी रियल एबिलिटीज के बेसिस पे तो उसको जज ही नहीं किया। तो ये हमारा एक तरीके से लिमिटेशन अराइज हो जाती है। अब जैसे कि हमारे क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं कि जो रूरल एम्प्लॉइज है कांट स्पीक इंग्लिश वेल, कि अब हमारे क्या कर लिया, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट थी उसने एक स्टीरियोटाइपिंग बना ली कि जो रूरल एम्प्लॉइज होते हैं, जो गांव के एम्प्लॉइज होते हैं वो अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल सकते, तो अब उन्होंने क्या कर दिया, उनको अंडर एस्टिमेट कर दिया, लेकिन ऐसा तो नहीं है, हर कोई इंग्लिश बोल सकता है। इट डजंट मैटर वेदर इट इज बिलोंग टू रूरल एरिया और इट इज बिलोंग टू अर्बन एरियाज। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कुछ स्टीरियोटाइपिंग लेकर चलते हैं जिस वजह से यहाँ पर एक मेन लिमिटेशन अराइज हो जाती है परफॉर्मेंस अप्रेजल में। अब ये नेक्स्ट हमारा फियर ऑफ नेगेटिव फीडबैक। फियर ऑफ नेगेटिव फीडबैक का मतलब ये है कि कई बार जो हमारी मैनेजमेंट है हमारे एम्प्लॉइज को नेगेटिव फीडबैक नहीं देना चाहती, जिस वजह से ही वो परफॉर्मेंस अप्रेज भी नहीं करना चाहती, कि कहीं उसको डर रहता है कि अगर उसने नेगेटिव फीडबैक दे दिया अपने एम्प्लॉइज को तो जो हमारे एम्प्लॉइज हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कहीं छोड़कर ना चले जाएं, तो जिस वजह से एक ये भी लिमिटेशन अराइज हो जाती है। एंड देन आ जाती है हमारी सेंट्रल टेंडेंसी एरर। सेंट्रल टेंडेंसी के एरर का मतलब है कि जो रेटर है, जो हमारा इवेल्युएटर है, वो क्या होता है, उसके मन में कई बार डाउट आ जाता है अबाउट देयर एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉइज के बारे में कुछ डाउट आ जाता है। डाउट का मतलब कि जैसे या फिर उनके पास कई बार कुछ इंफॉर्मेशन की कमी है जिस वजह से अब वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के तो है नहीं उनके पास, तो उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन के बेसिस पे पूरी जजमेंट कर दी अपने एम्प्लॉइज की, जिसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने एक एवरेज रेटिंग दे दी सम टाइम, कि क्या करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब होती है एवरेज। अब एरर हो गया क्योंकि हमने उनको एवरेज रेटिंग दे दी जबकि हमें उन्हें बहुत अच्छी एक्सीलेंट रेटिंग देनी चाहिए थी। तो ये क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो भी इवेल्युएटर था या फिर रेटर था उसके पास थोड़ी एडिक्वेट इंफॉर्मेशन की कमी थी। तो यही होता है सेंट्रल टेंडेंसी एरर। तो ये थी हमारी कुछ लिमिटेशन ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। सो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक था आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है रिलेटेड टू अवर क्लासेस सो प्लीज आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।